अगली सुबह विराट के कहे अनुसार संजना के पास बस आज का ही दिन था। कल उसे जाना था एक अनजान जगह, एक ऐसे इंसान के साथ जिससे वो ज्यादा नहीं मिली थी। बस विराट के भरोसे वो जाने को राजी हो गई। वेदिका ने महिरा को भी समझा दिया तो वो भी अब संजना को समझाकर अच्छे से नए सफर पे जाने के लिए कह रही थी। विराट ने सिन्हा अंकल से कहा कि पहले संजना को सही रास्ते पे लाना होगा, उसके बाद अतीत की का सच बैठ के मिलकर ढूंढ निकालेंगे, पर फिलहाल हमें संजना के लिए सोचना है। संजना अपने डेड के साथ अपने घर आ गई थी, पर आज वो पहले की तरह नहीं थी। वो बहुत ही शांत तरीके से बिहेव कर रही थी और घर के नौकर सब ये देख के आश्चर्य कर रहे थे कि आज संजू मेम को क्या हुआ। खैर वो आज बस अपने डेड के साथ टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए वो आज पूरे घर में अपने डेड के साथ ही सब देख रही थी, क्योंकि कल सुबह तो उसे ये सब ऐसो आराम छोड़कर एक नई शुरुआत करनी है। वो रात के टाइम अपने अपने कपड़े पैक करने लगी जो वो अपने डेड के साथ जाकर लेकर आई थी। सामान पैक करते करते संजना का मन बहुत दुखी हो रहा था, पर कुछ बोली नहीं। उसके डेड चुपके से सब देख रहे। आज का पूरा दिन संजना का ऐसे ही निकल गया। संजना को कल जल्दी निकलना था, इसलिए वो खाना खाकर जल्दी ही सो गई। सुबह के 5 बजे संजना की नींद खुली। वो जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। विराट और वेदिका भी आज संजना को ध्रुव के पास ड्रॉप करने वाले थे, इसलिए वो दोनों भी जल्दी तैयार हो गए थे। अभी 8 ही बजे थे कि संजना के डेड की गाड़ी की आवाज से विराट वेदिका नीचे आ गए। वो दोनों पहले से ही तैयार थे, इसलिए वो लोग विराट की गाड़ी से स्टेशन के लिए निकल गए थे। विराट ने अपनी सेफ्टी के लिए अपना फेस एक मास्क से कवर करके रखा था। विराट अपने आप को अच्छे से कवर करके स्टेशन से थोड़ा पहले ही ध्रुव को अपने पास बुला लेता है और वो उसको अच्छे से सब हैंडल करने का कह के संजना को वहीं से उसके साथ जाने को बोल देता है। संजना बुझे मन से वहां से ध्रुव के साथ चली जाती है। रश्ड फेस कुछ देर विराट सिन्हा अंकल के साथ वही रुकता है, पर संजना के जाने के बाद वो लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। ध्रुव और संजना अपने सफर पे निकल चुके थे। हालांकि संजना का मन बहुत भारी हो रहा था, फिर भी वो अपने जज्बातों को काबू करके बैठी हुई थी। ध्रुव भी संजना को देखकर चुपचाप बैठा हुआ था। बहुत देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे और कब उन दोनों का शहर पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। अकोहा ये एक छोटी सी जगह थी, कस्बे नुमा जगह, जिसकी आबादी भी ज्यादा नहीं थी। विराट और संजना अपने आगे के दिन यही रहकर बिताने वाले थे। संजना यहाँ के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी देने वाली थी और इस खास जगह के लिए कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं होता था, इसलिए संजना को टेम्परेरी यहाँ रखा गया था, वो भी ध्रुव की स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो दोनों शाम ढलने से पहले अपनी मंजिल पे आ गए थे। संजना अपना अजीब सा मुंह बनाकर आसपास की चीजों को देख रही थी। स्मर्क। ध्रुव उसके चेहरे पे आते भावों को पढ़कर बोला, इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, अब से यही इन्हीं लोगों के बीच रहकर तुमको अपना काम करना है, समझी? ध्रुव ने आगोली दिखाते हुए बोला और अपने सरकारी बंगले के गेट को खोलकर अंदर घुसने को हुआ, तब तक उसके कुछ गार्ड्स और सर्वेंट्स आ गए थे। उन्होंने सारा सामान उठाया और आगे बढ़ने लगे। ध्रुव ने संजना को उसका सामान खुद लेकर जाने को कहा, जिस पर संजना ने कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना लगेज उठाने की कोशिश करने लगी, पर उसका लगेज बहुत भारी था, इसलिए वो उठा नहीं पा रही थी। अपनी पुरजोर कोशिशों के बाद भी वो अपना बैग उठाने में असमर्थ थी, क्योंकि आज तक उसने इतना भारी सामान कभी उठाया नहीं था, इसलिए उसे पहली बार दिक्कत हो रही थी। ध्रुव उसको कोशिश करते देख एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर लगेज की तरफ देखकर बोला, मिस संजना, यहाँ तुम अपना हॉलीडे मनाने नहीं आई हो जो इतना सामान भर कर लाए हो? टंग आउट स्मर्क। याद है ना, तुम्हारे प्यारे भाई ने तुमको यहाँ एक जंगली में से इंसान बनने को भेजा है, और एक जंगली को इतने सामान की क्या जरूरत? इंसान तो कहीं भी 2 जोड़ी कपड़ों में रह लेता है। स्मर्क। ध्रुव ने मुंह बनाते हुए कहा और उसका सामान उठाकर अंदर ले आया। संजना ध्रुव की बात पे पूरी तरह जल भून के रह गई थी। फायर पाउटिंग पर आते टाइम अपने डेड और अपने भाई से लिए वादे को याद करके चुप रह गई। अंदर आकर उसने देखा एक साधारण तरीके से बनाया हुआ घर था, जिसकी दीवार भी सरकारी होने की गवाह थी। उसके साइड से ही लगकर एक दूसरा रूम था। ये एक हॉलनुमा घर था जहां ध्रुव के स्टाफ के ही लेडी कांस्टेबल रहती थी। उसके अंदर 3 रूम थे। एक रूम में ध्रुव का सामान रख दिया, संजना का सामान उस लेडी कांस्टेबल के रूम में रख दिया था।
संजना अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ देख रही थी। सफर की थकान होने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसे वॉशरूम की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी, पर अब कहे किससे। ध्रुव तो पूरा रावण बनकर उसके पीछे था, टंग आउट, और बाकी उसे कोई दिखा नहीं। तभी ध्रुव ने सुना, कांताबाई सुनो, ये जो दीदी खड़ी है ना, उनको उनका रूम दिखा दो और उनको बाहर वाला किचन और वॉशरूम दिखा दो। और जो लेडी कांस्टेबल, क्या नाम था उसका? हाँ मीरा, उसे बोलना कि उसका खाना वो यहाँ से खा लिया करे। वो क्या है ना, ये जो दीदी है ना, उनको किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं है और उसे किसी की हेल्प लेना भी पसंद नहीं है, इसलिए ये बस मीरा के साथ रूम शेयर करेगी, बाकी सब काम वो अंदर वाली किचन में कर लिए करेगी। और अब जाओ, जाकर दिखा दो, ध्रुव ने ऑर्डर देते हुए कहा। संजना को ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कैसे भी करके अपना गुस्सा पीकर कांताबाई के पीछे पीछे आ गई। कांताबाई संजना के बैग को एक तरफ रखकर रूम दिखाने के बाद वॉशरूम और किचन दिखा दिया। ये बहुत ही छोटे एरिया में बने हुए थे। संजना ने आज तक ऐसा घर और वॉशरूम न ऐसा किचन कुछ नहीं देखा। उसने आज तक अपने घर में किचन ही नहीं देखा। वो अपने चेहरे पे परेशानी के भाव लाते हुए बोली, कांताबाई क्या आप मुझे बता सकोगी जो मीरा है वो कैसी है? मेरा मतलब हम दोनों इस छोटे से कमरे में। वो इतना ही कह पाई तभी वहां धूर आ गया और बीच में ही बोल गया, इसी रूम में रहना है तुमको मीरा के साथ, और तुमको रहना ही है उसके साथ। ये वाली लाइन ध्रुव ने थोड़ा जोर देते हुए कही और फिर बोला, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, और जितना तुम यहाँ कॉपरेट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अगर तुमने कोई भी होशियारी क्या बदतमीजी दिखाई तो मैं तुम्हारी सजा उतनी ही हार्ड कर दूंगा, ये बात तुम याद रखना। इतना कह के वो वहां से चला गया। कांताबाई दोनों को सवालिया नजरों से देख रही थी, पर ध्रुव उनका अफसर होने की वजह से सवाल ना कर सकी। पर ध्रुव के जाते ही वो संजना से बोली, हो दीदी, ये साव लोग सब ऐसा ही करते हैं क्या? मैं क्या बोलती, आप मीरा के आने के बाद सारा बात उससे समझ लेना। जा माइला, मेरे को तो अपने काम विश्वास था ही, पर मेरे को आप बहुत ही भला घर का लगा तो मैं आपकी मदद के वास्ते तैयार रहेंगी, पर अभिच मेरे को जाना होगा, नहीं तो साव लोग गुस्से करेगा मेरे ऊपर। कांताबाई इतना कह के वहां से आ गई, पर संजना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अजीब भी लग रहा था। आज पहली बार वो अपने डेट से इस तरह दूर हुई थी। उसकी आंखों के कोरों में आंसू टपक आए थे, पर उनको अंदर ही रोककर वो उस छोटे से वॉशरूम में फ्रेश होने चला गई थी। फ्रेश होकर आने के बाद उसने पिंक कलर का सूट पहन लिया था। आज अपनी लाइफ में संजना दूसरी बार सूट पहना था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर से आने से पहले भी उसने सूट ही पहना था। उसके लिए ये ड्रेस बहुत इरिटेटिंग थी। उससे अपना दुपट्टा भी ठीक से संभाला नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके वो तैयार होकर किचन की तरफ गई। वहां जाकर कुछ भी खाने को नहीं था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और खाना भी नहीं था, और किचन में रखे सामान को वो अनजान बनकर उठा कर देख रही थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने आज से पहले कभी किचन ही नहीं देखा था, तो उसे पता ही नहीं था खाना कैसे बनाया जाता है। वो पास में टोकरी में रखी सारी सब्जियां उठा कर देख रही थी। उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ न आया। उसने पास ही मटके में रखे पानी में से एक गिलास पानी पिया और रूम में आ गई। भूख के मारे उसके सिर में दर्द होने लगा था। तभी उसे याद आया, उसने आते टाइम खाने को कुछ सामान लिया था। उसने अपना बैग खोला और उसमें रखे कुछ बिस्किट निकाले और खाने लगी, पर बिस्किट भी थोड़े थे, जो इतनी भूख लगने की वजह से उसने सारे खा लिए। अब उसे थोड़ा सुकून मिला, पर उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, इसलिए उसने अपने बैग से एक डिस्प्रिन निकाली और उसे कह के पास में लगे बेड पे जाकर लेट गई। आज पहली बार उसे अपने घर और पापा की बहुत याद आ रही थी। ये बेड उसके मुलायम बिस्तर जैसा तो नहीं था, लेकिन सफ़र की थकान और दवाई के असर से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। दूसरी तरफ ध्रुव अपने कमरे की खिड़की पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। ध्रुव के रूम की किसकी से संजना का रूम पूरा दिखता था, इसलिए वो बस उसे देखे ही जा रहा था। वो आज किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रही थी, जिसके चेहरे पे किसी भी तरह को कोई भी चालाकी नहीं दिख रही थी। वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगा, अपने पैरों को भी उसने हल्की ठंड की वजह से मोड़ लिया था। वो अब सारी दुनिया की लड़ाई भूल कर नींद के आगोश में जा चुकी थी।
ध्रुव ने जब उसे ऐसे सोते देखकर कुछ सोचकर उठा और अपने हाउसकीपर कांताबाई को बोलकर उसे कंबल उठाने का बोला और खुद वापस आके अपने रूम की खिड़की पे आ गया था। कंबल को ओढ़कर संजना सुकून से सो गई थी। स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। मिस्टर सिन्हा अब पहली बार अपनी बेटी को खुद से दूर भेज के परेशान से होकर अपने रूम में टहल रहे थे। उनको संजना की चिंता में नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ सोच के वो विराट को फोन लगाने के लिए अपना फोन उठाने लगे। इतने में विराट का खुद का ही फोन आ गया। वो विराट के नंबर को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। फोन पिक करके जैसे ही वो कुछ बोलने को हुए, उधर से विराट की आवाज आई, सो जाए अंकल, संजना की चिंता मुझ पे छोड़ दो। और वैसे भी ये उसके नए जीवन की शुरुआत है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा पर वो सब सीख जाएगी। और वैसे भी आप ध्रुव पे भी उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना मुझ पर करते हो। तो मिस्टर सिन्हा थोड़े आश्चर्य से बोले, एस्टोनिश्ड फेस, बेटा तुमको कैसे पता कि मैं अभी तक जाग रहा हूँ? विराट उनके इस सवाल पर हल्की से हंसा और बोला, ऐसी हजारों रातें मैंने भी चिंता में गुजारी है, इसलिए अच्छे से जानता हूँ कि जब अपनों की चिंता होती है तो नींद आंखों से कोसों दूर चली जाती है। इसलिए कह रहा हूँ आप आराम करो और सब ठीक होगा। इतना कह के विराट ने मिस्टर सिन्हा को बाय बोलकर फोन रख दिया। मिस्टर सिन्हा भी हल्के से मुस्कुरा दिए और खुद से कहने लगे, जानता हूँ बेटा कि तुम अपने भाई होने का हक अच्छे से अदा कर रहे हो, पर मैं बाप होने का हक अदा ठीक से नहीं कर पाया और आज जब वो मुझसे दूर हुई है तो ना चाहते हुए भी उसके लिए दुख हो रहा है। कुछ देर वो बिस्तर पे पड़े पड़े संजना के बारे में सोचते रहे और कब नींद में चले गए पता नहीं चला। स्लीपिंग स्लीपिंग। दूसरी ओर विराट भी ये चीज अच्छे से समझ रहा था, पर उस ध्रुव पे पूरा भरोसा था, इसलिए वो निश्चिंत होकर बेड पे सुकून से सोई हुई वेदिका के बगल में जाके लेट गया। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। और कहानी को पूरा पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।